नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना एकदम हालिया है। बस 4-5 रोज पहले की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर। तारीख थी 1 सितंबर 2023। एक महिला शकुंतला, उसके बहनोई सुशील पांडे और 3-4 अन्य लोग थाने पर पहुंचे, गल्ला मंडी। और ये बात है करीब रात में 1:30-2 बजे की। और उन्होंने बताया, शकुंतला ने बताया कि मेरा बेटा रविकांत पांडे उर्फ नितिन, जिसकी उम्र करीब 37 वर्ष थी, वो शाम को 8:30 बजे घर से निकला और ये कहा कि मैं जा रहा हूं, अभी लौट कर आता हूं तब खाना खाऊंगा, खाना तैयार रखना। करीब करीब 4 घंटे हो गए लेकिन वो लौट कर नहीं आया। छोटे भाइयों ने, जिनके पास मोटरसाइकिल थी, शहर में जहां जहां उनके नात हित रिश्तेदार दोस्त रहते थे, सारे दरवाजे खटखटा दिए, लेकिन रविकांत पांडे उर्फ नितिन का कोई पता नहीं लगा। घर वालों को शको शुबहा इसलिए भी था कि कोई अनहोनी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से गुजरात में रहकर नौकरी कर रहा था और 15 दिन पहले ही छुट्टी पर आया था। कुछ पैसे भी कमा कर ले आया था। पुलिस ने पूछा कि आखिर कहाँ गए होंगे, पता करिए। पुलिस तो मतलब आपका पर्सपेक्टिव पुलिस की ये बात कहने पे दूसरा है, और पुलिस का ये पर्सपेक्टिव ये बताने पर कि भाई और ढूंढिए, दोस्तों के घर गया है कि नहीं गया है, शराब तो नहीं पीता है, कहीं बैठ के शराब पी रहा हो, पहले कभी गया हो, रात में सवेरे आया हो, इस तरह की बातें पुलिस पूछती है। उसी में हाँ और ना अगर होता है तो वो कहते फिर और ढूंढिए, कल सुबह आइएगा, सुबह तक और देख लीजिए। लोगों की समझ में या सामान्य व्यक्ति की समझ में ये आता है कि पुलिस टाल रही है, एफआईआर नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरा जो पहलू है पुलिस का वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि वो कहीं किसी दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में या शराब पीकर कहीं पड़ा हो, हम एफआईआर लिख लें। एफआईआर लिखने के तुरंत बाद ऐसा नहीं लिख के उसको बंद कर दिया जाता है, किसी न किसी को विवेचना अलॉट होती है। विवेचक मौके पर जाता है, पूछताछ करता है, इनको ले आता है, उनको ले आता है, और पता लगा सवेरे शराब उसकी उतर गई, वो घर आ गया। तो इतनी कवायद पुलिस की, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही एक काम पुलिस के पास रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ढेर सारी दिक्कतें हैं। करीब करीब 50 तरह के काम प्रतिदिन एक पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों को पड़ जाते हैं। अदालतों के संबंध तामील करना, अदालत पे एक दिन पहले गिरफ्तार किए हुए मुलजिम को पेश करना, उसका रिमांड बनवाना, उसे जेल तक पहुंचाना, जो लोग पकड़ कर आए हैं उनको हवालात में रखना, सुरक्षा की गारंटी हो कि उनके भीतर कुछ नहीं हो जाए, हवालात के भीतर, उसके लिए तमाम ड्यूटियां लगाना, उनको सुबह शाम खाने के समय में खाना देना। इस तरह की 50, मैंने जितनी बार भी जिन जिन अपराध के संदर्भ में पुलिस की ये इंटरनल बातें बताई हैं, अगर आप सबको जोड़ लेंगे तो प्रतिदिन पड़ने वाले 50 तरह के काम हैं। इसलिए पुलिस अवॉइड करती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा करती, कभी कभी पुलिस की मंशा भी गलत होती है।
और जहाँ गलत होती है वहाँ मैंने हमेशा इशारा किया है। बहरहाल इस केस में भी पुलिस ने यही कहा कि फिर आप और ढूंढ लीजिए। सारे लोग फिर वापस गए, भाइयों ने फिर ढूंढा, माँ शकुंतला और मौसा सुशील पांडे, बाकी लोग फिर सुबह 9 बजे थाने पर पहुँचे कि साहब आया नहीं और कोई पता नहीं है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, फ़ोटो मंगाया, हुलिया नोट किया, वायरलेस पर प्रसारित किया, बाकी जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स अलग अलग थानों से संबंधित, सर्किल से संबंधित, ज़िले से संबंधित हैं, सब जगह फॉरवर्ड किया कि अगर कहीं दिखाई पड़े तो इसके बारे में फला फला नंबरों पर सूचना दी जाए। सारी फॉर्मेलिटी ये करने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है और कम से कम थाना स्टाफ के 3 लोग इसी काम में लगे रहते हैं। बहरहाल वो सब जगह प्रसारित हो गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इसी बीच में एक सूचना प्रसारित हुई वायरलेस पर 3 सितंबर को कि हंसपुरम में नहर के किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसकी गर्दन कटी हुई है। युवक ने ये कपड़े, यानी अज्ञात लाश के बारे में जो सूचना दी जाती है उसका भी फॉर्मेट है। लंबाई कितनी होगी, अंदाज से कितना दिन पुराना शव होगा, शरीर पर कपड़े फला 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 फला, चेहरा अगर विकृत है तो वो हाथ पैरों में कोई निशान है, हाथ में कोई कटे का निशान, हाथ में गुदना अगर गुदा हुआ है, जूता किस तरह का है, पहना है कि नहीं पहना है, मोजे किस तरह के हैं, ये सब चीज़ें नोट करके जब पंचनामा भरने सब इंस्पेक्टर जाता है तो सारी चीज़ें नोट करता है और उसकी एक कॉपी थाने को इस आशय से भेजी जाती है कि इसका प्रसारण कर लें कि अज्ञात शव मिला है। एक आदमी थाने पर हमेशा वायरलेस की सूचना नोट करने के लिए बैठा होता है। जैसे ही उस मुंशी ने, उसे मुंशी कहते हैं, जैसे ही थाने के उस मुंशी ने ये डिटेल नोट किया, फ़ौरन उसने एक दिन पहले लिखाई गई गुमशुदगी के कपड़ों से मिलान किया और मिलान बिल्कुल सही बैठा और ऐसा लगा कि जिस व्यक्ति की गुमशुदगी हमारे थाने पर लिखी है ये उसी व्यक्ति का शव हो सकता है। नितिन के सभी घर वालों के नंबर थाने पर थे, सबको एक एक करके फ़ोन किया गया और ये कहा गया कि आप हंसपुरम के नहर के किनारे जो झाड़ियों में पड़ी लाश है, मॉर्चरी में रखी गई होगी, उसको जाकर देख लीजिए। सारे लोग वहाँ पहुँचे और फ़ौरन पहचान हुई कि ये नितिन की ही लाश है। और भी सारे नात, हित, रिश्तेदार, मोहल्ला सब वहाँ पहुँच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से कोई भी किसी के घर के व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है तो लोग जिज्ञासावश पोस्टमार्टम हाउस से निकलते समय डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब क्या बात है, साहब कैसे हुआ होगा, जहाँ कहीं डाउट है वहाँ पूछते ज़रूर है। डॉक्टर ने निकलते ही बताया कि वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब पता लग जाएगा, लेकिन किसी ब्लेड या बहुत महीन चाकू से इसकी गर्दन को काटा गया है। बात कुछ कम समझ में आ रही थी लोगों की, किसने किया होगा, लेकिन फिर वहीं पर घर वालों ने उसकी पत्नी प्रियंका पे शक जाहिर किया कि हम लोगों को ऐसा लगता है हो न हो इसमें प्रियंका का हाथ जरूर होगा। पुलिस ने लाश उनको दे दी, अंतिम संस्कार हो गया, पुलिस पहुंची, हत्या का मुकदमा लिखा गया, गुमशुदगी को हत्या के मुकदमे में तरमीम किया गया, धारा 302, 201 आईपीसी में मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने ये नए सिरे से पूछताछ शुरू की क्योंकि शको शुबहा के आधार पर घर वालों ने कहा कि पत्नी से पूछताछ की जाए। बताया गया कि नितिन और प्रियंका की शादी 2016 में हुई थी। उन दोनों के 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उस समय नितिन और प्रियंका दोनों ही कानपुर में अपने आवास पर रहते थे, लेकिन जब बच्चे हो गए और थोड़ा बड़े होना शुरू हुए, खर्चे ज़्यादा बढ़ने लगे, तो कानपुर में जो छोटा मोटा कारोबार कर रहा था उससे उनका
पूरा उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। किसी जानने वाले के थ्रू वो गुजरात चला गया और गुजरात में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। शुरुआत में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम किया उसने, उसके बाद फिर और उसका जो प्रमोशन होना था वो प्रमोशन हुआ और उसे ठीक ठाक पैसे मिलने लगे। पुलिस ये सारी बातें घर में बैठकर उनके घर वालों से जानने की कोशिश कर रही थी। बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ भी थी। बाहर निकलकर मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने आईओ से ये कहा कि सर मुझे 2 मिनट का समय अकेले में दे दें। आईओ ने कहा हाँ बिल्कुल, सबको हटाया, उनके पास ले गए। उसने कहा कि साहब इनकी पत्नी से जरूर बात कर लीजिए, क्योंकि जब वो गुजरात गया, नितिन बोले, नितिन बहुत सीधा था, सज्जन था, मेहनती था, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, कभी बाहर नहीं गया था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य को देखते हुए गुजरात कमाने के लिए चला गया। और उसके जाने के महीने भर बाद ही उसका एक दोस्त था अनस हाशमी, उसका अच्छा दोस्त था, उसका घर पे आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। उसके बाद वो पूरा दिन और रात नितिन के घर पर उसकी पत्नी के साथ ही रहता था। और अभी जब उसके आने की बात हुई कि उसको छुट्टी मिल गई है, 15 दिन पहले वो आने वाला है, तो इन लोगों ने मोहल्ले से सटा हुआ ही घर से थोड़ा दूर पर एक कमरा भी किराए पर लिया था। अनस ने लिया था अपने रहने के लिए, लेकिन समय समय पर वो इसके आने के पहले भी 1-2 दिन अनस और प्रियंका उस कमरे में रुकी थी। पुलिस के कान खड़े हुए। बहरहाल पुलिस ने सबसे पहले सीडीआर निकलवाई। सीडीआर से सब चीज़ें क्लियर हो गई कि दोनों के बीच कॉल भी और इंटरनेट एक्टिविटी भी रात भर हुआ करती थी। दोनों के लोकेशन एक ही जगह दिन के ज़्यादातर समय हुआ करते थे, यानी उसके घर पर। पुलिस अनस को भी उठा लाई। अनस और प्रियंका से पूछताछ शुरू हुई। प्रियंका पुलिस को टहलाती रही। बहरहाल अनस के साथ जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तो थोड़ी देर में ही वो टूट गया। उसने बताया कि मृतक नितिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके यहाँ हमेशा आया जाया करता था, और इसी बीच में मेरी निगाह उसकी पत्नी प्रियंका पर पड़ गई थी। लेकिन चूंकि वो मेरा दोस्त था, घर में रहता था, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ उससे बात नहीं कर पाता था। हम लोगों ने आपस में मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और चोरी मोबाइल पर बात करते रहे। इसी बीच प्रियंका ने भी परसू किया कि कहीं और नौकरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने पैसे में सारी ज़रूरतें अब पूरी नहीं हो रही हैं। 2 बच्चे हो गए हैं, 2 हम लोग हैं, घर में माँ है, भाई भी है। और परसू करने के कारण उसने गुजरात में किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तलाश लिया, नौकरी करने चला गया। इनकी तो जैसे लॉटरी खुल गई। बेरोक टोक आना जाना अनस हाशमी और अनस हाशमी का प्रियंका के घर आना जाना शुरू हुआ। ये नज़दीकियाँ संबंध में बदल गईं। संबंध गहरा से गहरा होता चला गया। समय बीतता गया, दोनों को पता नहीं लगा। लेकिन जैसे ही ये बताया प्रियंका ने कि फलां तारीख को आने वाले हैं, 15 अगस्त मना के वहाँ से चलेंगे, 16 तक यहाँ पहुँच जाएंगे नितिन, फ़ौरन इसने दिमाग लगाया और एक कमरा उसी मोहल्ले से, यानी उस घर से थोड़ा दूर लेकिन मोहल्ला एक ही, वहाँ पर एक कमरा हाशमी ने लिया और वहाँ पर एक अदद चारपाई, थोड़ा बहुत खाने पीने का
खाना बनाने के बर्तन ये सब रख लिया। और प्रैक्टिस के तौर पर प्रियंका और अनस हाशमी दिन में 2 दिन लगातार वहाँ पर गए। पर जैसे ही नितिन वापस लौट कर आया, रविकांत पांडे और नितिन, मोहल्ले के उसके जो साथी संगी थे, बातचीत में उन लोगों ने बताया कि तुम तो वहाँ नौकरी कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा परिवार लुट गया। पहले इशारों में बताया, फिर स्पष्ट रूप से बता दिया, सारी घटना बता दी। ये भी बता दिया कि भी तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले फला मकान मालिक से इन्होंने एक कमरा किराए पर लिया है। नितिन ने उससे बात की, उसने हाँ बताया कि हाँ साहब 15 दिन पहले इन लोगों ने किराए पर लिया है और प्रियंका और ये यहाँ पर 2 दिन रहे भी हैं। इतना सुनकर नितिन आग बबूला हो गया। वो घर पहुंचा और उसने प्रियंका से सारी जांच पड़ताल शुरू की। क्यों आता है, कौन बुलाता है, दिन दिन भर रुकने की क्या ज़रूरत है, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया। वो एक ही रट लगाई कि भाई तुम्हारा दोस्त था, पहले तुम्हारे साथ भी आता था, अब तुम्हारी गैर हाजिरी में भी आता था, छोटा मोटा काम, गैस सिलेंडर का, बिजली का बिल जमा करने का, हाउस टैक्स का, ये काम मैं उसको बता दिया करती थी, कर देता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल नितिन ने उससे कहा कि खबरदार अगर वो कभी यहाँ पर आ गया या मुझे किसी ने अगर बता दिया कि वो आज घर पर आया था, भले वो 5 मिनट के लिए आया हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रियंका ने तमाम समझाने की कोशिश की, फिर खैर खाना वाना बनाया, शाम का खाना दिया, और जो जैसे पति पत्नी के बीच होता है कि उसने माफ़ी दराफ़ी भी की होगी या जो भी किया, बहरहाल वो मान गया। लेकिन इस बात पर बिल्कुल अडिग था कि न मेरे रहने पर और न मेरे जाने के बाद अनस इस घर में नहीं आएगा, और मैं यहाँ पर और लोगों से बराबर संपर्क में रहूँगा। तुम कब कब बाहर जाती हो और अनस कब कब बाहर जाता है, हम इसकी भी जानकारी अब इकट्ठा किया करेंगे। दिन में फिर जैसे ही वो कुछ सामान वामान लेने के लिए गया, फ़ोन से प्रियंका ने अनस को पूरी बात बता दी कि अब न तुम आ सकते हो, न हम लोग मिल सकते हैं, न उस कमरे का, किराए के कमरे का कोई औचित्य ही रह गया है। अनस ने पूछा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। प्रियंका ने कहा, तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो, तुम सब जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, जो करना हो जल्दी से कर लो, वरना जब चिड़िया खेत चुग के चली जाएगी यहाँ से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और अब की बार निगरानी और पहरा बहुत कड़ा होगा। बहरहाल दोनों ने डिसाइड कर लिया कि इसे हर हाल में अपने रास्ते से हटाना है। एक दिन अनस ने फ़ोन किया नितिन को, तारीख थी 1 सितंबर 2023। अनस ने नितिन से कहा कि नितिन भाई, तुम मेरे बहुत पुराने जिगरी दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में कहीं कोई शंका आ गई है। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें बताया गया वो सही है, तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन तुम्हें हम पर यकीन करना पड़ेगा। नितिन ने भी अपनी बात कही कि नहीं, तुमने मेरा यकीन तोड़ा है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम दोस्त कहने काबिल नहीं हो। लेकिन वो अपनी बातों में इनको उलझाता रहा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शक है, जिन लोगों ने तुम्हें बताया है वो तुम्हारे दुश्मन हैं, ये सारे पड़ोसी तुमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं, दोस्ती को बदनाम करना चाहते हैं। इस तरह की बातें की। बात करते करते इस बात पर आकर ख़त्म हुई कि सब बातें भुलाकर आज शाम को हम लोग पार्टी करते हैं, बैठेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मैं बहुत अच्छा
नॉन वेज बनवाऊंगा, अच्छी ब्रांड की शराब हम लोग पिएंगे। बस इतने पे ही नितिन पिघल गया। शाम को पार्टी के लिए नहा धो के तैयार होकर चला गया। पार्टी का मतलब उन्हीं दोनों लोगों को बैठना था। और नितिन ने शराब पिलाने से पहले आंख बचाकर चूहा मारने वाली दवा उसमें डाल दी शराब में। उसके बाद उसने जब खूब शराब पी ली तो उसे घर छोड़ने के लिए अपने यहाँ से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाने लगा। वापस लौटते समय नितिन ने हंसपुरम नहर के किनारे झाड़ियों के पास टॉयलेट करने के लिए गाड़ी रुकवाई अनस से। तभी अनस ने उसकी गर्दन सर्जिकल ब्लेड से काट दी और उसके बाद शव को घसीटकर झाड़ियों में, गहरी झाड़ियों में छिपाकर वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद सीधे वो नितिन के घर गया। सारे कपड़े जिस पे ब्लड लगे थे वो उतारे। वो सारे कपड़े गर्म पानी में सर्फ डालकर, सोडा डालकर प्रियंका ने साफ किए कि ब्लड का कोई निशान नहीं मिलना चाहिए। और फिर दोनों ने मिलकर नितिन की मौत का जश्न मनाया। पूरी रात अनस और प्रियंका एक साथ रहे और सवेरे वहां से गए। लोगों से पता करते रहे कि क्या हुआ है, पुलिस क्या कर रही है, कैसे हो रहा है। पहले ही दिन जब गुमशुदगी लिखाई थी तो परिवार वालों में से किसी ने प्रियंका का नाम लिया था। बहुत ऐसा नहीं कि इसी ने किया होगा, लेकिन शंका व्यक्त की थी। बाद में जब पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद उन लोगों ने एक स्वर से ये शंका व्यक्त की थी और उसी समय पुलिस ने उसका नंबर लगवा दिया था सर्विलांस पर। उसकी कॉल्स सुनी जाने लगी थी और बहुत जल्दी ही वो अपने कॉल में फंस गई। पुलिस जब पूछताछ करने आई थी और जैसे ही वो निकली है, इसने फौरन फोन करके अनस को ये बताया है कि तुम होशियार रहना, पुलिस अब थोड़ी सख्ती बरत रही है, या तो तुम कुछ दिन के लिए निकल जाओ या फिर बिल्कुल तैयार रहो कि पुलिस तुमसे पूछताछ जरूर करेगी। अनस ने जो जवाब दिया उसने कहा कि अगर मैं निकल गया तो पुलिस का शक पुख्ता हो जाएगा। बस यही बात पुलिस ने पकड़ ली। बातचीत में चीज़ें समझ में आ गई थी। अनस फौरन, इसके पहले कि कहीं भागता, उठा के लाया गया, पूछताछ की गई और उसने ये भी बताया कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो यही था कि इसको मार देंगे और मारने के बाद हम दोनों एक साथ रह लेंगे। अपनी स्वीकारोक्ति के बाद अनस ने पूरी बात जब बताई थी और तब ये कहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पुलिस भी यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब हमें कभी नहीं लगा कि हम दोनों के बीच कोई आ पाएगा। लावारिस में लाश मिलेगी। घटना बहुत दूर, हमारे घर से वो जगह बहुत दूर है। पुलिस उसी में उलझ जाएगी और कभी ये पता नहीं लगेगा कि ये मारा गया है और किसने मारा है। बहरहाल इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके और अभी कल या परसों जेल भेज दिया। आज की घटना रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है, बहुत फेमस चौपाई है
कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हरि लेही। जिन लोगों का, जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले हैं रामचरितमानस में, जिनकी आस्था है, वो इस लाइन को अच्छी तरह जानते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि ईश्वर जिसको सजा देना चाहता है, दुख देना चाहता है, या ठान लेता है कि इस आदमी ने बहुत गलत किया है, इसे कष्ट देना ही है मुझे, तो पहला काम ये करता है कि उसकी बुद्धि का ह्रास कर देता है, उसकी बुद्धि छीन लेता है, उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है, ताकि अच्छा बुरा सही गलत सोचने की शक्ति उसकी समाप्त हो जाए, और उसको हमेशा ये लगे कि वो जो कर रहा है वही सही है। कितने समय पहले और रामचरितमानस जब लिखी गई तो ये बात आज कितनी सही साबित हो रही है कि प्रभु जाको प्रभु दारुण दुख देही, यानी देता है, ताकि मति पहले हरि लेही। तो पहले वो हर लेती है, पहले वो छीन लेती है। अनस हाशमी और प्रियंका ने यही सोचकर उस बेचारे नितिन की हत्या की कि उससे, उसकी हत्या होने के बाद हम दोनों को परम सुख की प्राप्ति होगी। कभी कोई जान नहीं पाएगा कि हुआ क्या है, कहाँ गया है। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि दोनों का दिमाग ब्लॉक हो गया था, फेल हो गया था, ऊपर वाले ने उनकी बुद्धि छीन ली थी। वो ये भूल गए कि जो दिन रात वो फोन पर चोंच लड़ा रहे थे वो मोबाइल की सीडीआर में दर्ज होता जा रहा था। ये भूल गए कि कल को पुलिस सीडीआर जब निकालेगी तो हमारा ये चोंच लड़ा हुआ जो है ये साबित होगा उसी से। पति के नौकरी पर जाते ही अनस लगभग पूरा टाइम प्रियंका के घर पर रहता था। वो इस बात को भूल गया कि हमेशा पड़ोसी की दिलचस्पी इस बात में रहती है, किसी के भी पड़ोसी की, कि उसके पड़ोस में रहने वाले के यहाँ कौन आता है कौन जाता है। आप अपने अगल बगल देख लीजिए, अगर कहीं पढ़ने वाली लड़कियां 3 4 5 अगर रह रही हैं या कहीं गर्ल्स हॉस्टल है, तो पड़ोसी सबसे पहले इस बात पर नज़र रखते हैं कि लड़के कौन कौन से आ रहे हैं। या पड़ोस में अगर कोई महिला अकेली रह रही है तो दिन रात एक आंख खोल के देखते हैं आ कौन कौन रहा है। लेकिन ये बात अनस को इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी बुद्धि छीन ली थी ऊपर वाले ने, कि पड़ोसी हमेशा ऐसे मामलों में बहुत ही तगड़ी वाली निगरानी करता है, दिलचस्पी रखता है। जब नितिन के छुट्टी से वापस आने की बात हुई और इन दोनों को लगा कि मिलना कठिन हो जाएगा, तो अनस ने एक कमरा किराए पे लिया। लेकिन वो मूर्ख ये भूल गया कि मकान मालिक को सबसे ज़्यादा चिंता, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसी में रहती है कि उसके किराएदार के यहाँ क्या चल रहा है। मकान मालिक को पूरा पता हो गया कि ये किस लिए कमरा लिया गया और कौन कौन यहाँ आता है। कोई विदेश से आने वाले न लड़के थे न लड़की थी, न अनस थी न प्रियंका थी। एक दिन में पता लग गया कि यहीं पड़ोस में रहती है, यहाँ क्यों मकान लिया, बाल बच्चेदार है, और सबसे बड़ी बात कि इसका हस्बैंड गुजरात में नौकरी करता है। लेकिन वही है कि बुद्धि बिल्कुल छीन ली गई, बुद्धिहीन कर दिया गया। इसका भी उन्हें ख्याल नहीं रहा कि मकान मालिक की नज़र हमारे ऊपर रहती है। किसी भी मकान मालिक की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही नितिन वापस आया तो इन्हीं पड़ोसियों ने और जो कमरा लिया गया किराए में, उसके मकान मालिक ने नितिन के कान फूंक दिए कि तुम यहाँ से चले क्या गए, यहाँ चमन में बाहर आ गई।
इशारों में लोगों ने बात की। समझने वाले को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था उसकी अनुपस्थिति में। और जब ये बात पता लगी, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और अनस का घर आना नितिन ने बंद करा दिया कि दोस्त हो, मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं रहूं या न रहूं घर पे, तुम घर पे नहीं आओगे। अब ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि दोनों की बुद्धि ऊपर वाले ने ब्लॉक कर दी थी। जैसे आप नंबर ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर दी थी। पर यहीं पर नितिन से थोड़ी चूक हो गई और एक प्लानिंग के तहत जब अनस ने नितिन से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही इस बार गुजरात चलूँगा, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, तब तो तुम्हें मेरे ऊपर शक नहीं होगा ना। जब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा तब कैसे शक होगा कि तुम्हारी पत्नी और मेरे बीच कोई संबंध है। झिकझिक होती रही, लेकिन ये तय हुआ कि सारी बातें भुलाकर शाम को हम लोग गमगलत करेंगे, बैठेंगे, पार्टी होगी। यहीं पर चूक हो गई नितिन से। नितिन बहकावे में आ गया, ये जानते हुए कि पूरा मोहल्ला जानता है कि अनस ने उसकी गैरहाजिरी में उसकी पत्नी से कैसे संबंध बना लिए थे। अपनी इस मूर्खता के कारण ही नितिन अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसे कभी अकेले में ऐसे आदमी के यहाँ नहीं जाना चाहिए था जिसकी करतूत को वो अच्छी तरह से जान गया था। अवैध संबंध के लिए हत्या और हत्या का जश्न मनाना ये भी साबित करता है कि उनकी बुद्धि पहले ही ऊपर वाले ने ब्लॉक कर रखी थी। इसलिए परिवार के सदस्यों को मेरी सलाह है कि कभी ऐसे व्यक्ति के बुलावे या बहकावे में आकर अकेले उसके पास नहीं जाना चाहिए जो उसके घर में घर की इज्जत से खिलवाड़ कर चुका हो और आपकी जानकारी में कभी नहीं जाना चाहिए। अकेले का तो मतलब ही नहीं था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।